हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको जो फिजिक्स का कोर्स है वो कराया जा रहा है, जिसमें क्लास 12th और नीट फाउंडेशन या इंजीनियरिंग, इन सब के लिए आपका जो नींव है एक तरह से वो मजबूत कराई जा रही है। मेरे जो इस चैनल पर है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक पढ़ाया गया था, जिसमें मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाए हैं, थ्योरी लिखवाई थी, जो क्लास 12th के बच्चे में थ्योरी भी लिखवाई थी। उसी सीरीज़ में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था। अब आगे हम जो पढ़ेंगे आज वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, यानी अगर कोई रिंग है और उस रिंग के कारण, अगर कोई रिंग है, रिंग कैसी होती है, वलय, यानी अगर ये रिंग है और इस रिंग पर बहुत सारा चार्ज है, तो उस चार्ज के कारण इसके एक्सिस से कुछ दूरी पर, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम आज सीखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा, यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो कोशिश करते हैं इसको सीखने की। तो हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। हिंदी में है, एक समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, देखो इसमें है क्या, अगर कोई रिंग है, रिंग का मतलब होता है वलय, ये रिंग गोल है, पहिए टाइप की, ये रिंग है, और इस रिंग पर बहुत सारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म यानी एक समान रूप से पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी फैला हुआ है। इस पर बहुत सारा जो चार्ज है वो फैला हुआ है एक समान रूप से हर जगह। ठीक है, अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, याद रखना, ये बहुत सारा चार्ज है इसके ऊपर, इस एक रिंग, एक पहिए के ऊपर। हमको क्या करना है कि जो इसका सेंटर है, इसकी एक्सिस, इससे यहाँ पर x दूर, x यूनिट दूर किसी पॉइंट पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसे थोड़ा और छोटा बना देता मैं, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब जरा देखो भाई, देखो अगर ये पॉइंट चार्ज होता, पॉइंट चार्ज का मतलब केवल मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, ये इसकी रेडियस है, ये r है। अगर ये पॉइंट चार्ज होता, मान लो एक चार्ज होता ये, और इससे x दूर यहाँ किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे इसमें। कौन सा? कूलॉम का फार्मूला, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x², यानी r अगर दूरी पर होता तो ये r²। ये फॉर्मूला पीछे हमने करके आए हैं कि अगर एक कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये एक चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज, यानी ऐसा बहुत सारा चार्ज, ये यहाँ एक समान रूप से यूनिफॉर्म इसके ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ भी। तब इसमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा चार्ज है और सब जगह वो एक समान रूप है,
यानी जितनी उसकी वैल्यू यहाँ 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 है, सब जगह एक जैसी वैल्यू है। तो एक समान रूप से ये इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है। मान लेते हैं इसके ऊपर क्यू चार्ज है, पूरे के ऊपर बहुत सारा चार्ज है, और वो चार्ज है इसके ऊपर क्यू। कितना चार्ज है? क्यू। इसके ऊपर क्यू चार्ज है। चलो यहाँ पर मान लेते हैं क्यू चार्ज। इसे मिटा दूँ जरा मैं। ये क्यू चार्ज है इस पर, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, और इसकी रेडियस आर है, और इससे x डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो हम करेंगे क्या? हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि ये जो पूरा रिंग है, पूरा ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। जैसे ये रिंग है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये छोटे छोटे टुकड़ों से ही तो मिलकर बना है। ये एक छोटा टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, यानी ऐसे छोटे 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 बिंदुओं से, पॉइंट से मिलकर ये पूरा का पूरा रिंग बना है। तो ऐसे तो भाई अगर कोई लाइन है क्या, छोटे 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 पॉइंटों को मिला के एक लाइन बन जाती है। इसी तरह कोई सर्कल है, सर्कल क्या है, छोटे छोटे पॉइंट को मिलाकर एक सर्कल बन जाता है। इसी तरह ये जो रिंग है, ये भी तो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना है। जैसे ये यहाँ पर बहुत ही माइनर, हम यहाँ थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ही माइनर छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है ये। तो अगर मान लेते हैं हम कि इसके रिंग के एक्सिस से x दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं छोटा सा इसका सेगमेंट है यहाँ, ये छोटा सा सेगमेंट, और इस छोटे से सेगमेंट पे, इस पूरे पर तो क्यू चार्ज है, लेकिन छोटे से सेगमेंट पे मान लेते हैं डी क्यू चार्ज है। भाई छोटे से के लिए हम डी शब्द यूज करते हैं, डी क्यू, समझे ना। छोटे से सेगमेंट पे मान लेते हैं छोटा सा चार्ज है, तो उसे कह दिया हमने डी क्यू। पूरे पर तो क्यू है, लेकिन छोटे से सेगमेंट पे डी क्यू चार्ज है। अब इस डी क्यू से छोटे से सेगमेंट से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं हम, वो है आर। ठीक है, तो पहला हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हमको ज्ञात क्या करना, हमको इसमें ज्ञात करना कि ये एक रिंग है, उस रिंग पर बहुत सारा चार्ज है, उस चार्ज के कारण इसके एक्सिस पर, एक्स दूरी पर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअल में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E=F/Q, है ना। कितना ये कितना फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, इस यहाँ पे अगर कोई हम एक चार्ज की कल्पना करें, इमेजिन, उस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके द्वारा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रिंग के कारण यहाँ कितनी है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज नहीं है, ये क्या है, एक रिंग है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे कि छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना है। तो कोई भी एक सेगमेंट है, मान लो ये, और उस पर छोटा सा चार्ज है डी क्यू, पूरे पे क्यू है, छोटे सेगमेंट पे डी क्यू, और उस सेगमेंट की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से हम आर मान लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ से यहाँ वैल्यू निकालनी, बट हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में मान लेते हैं इसको, और कोई एक टुकड़ा ले लेते हैं, जैसे छोटा सा टुकड़ा, और उस पर डी क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, यानी वैद्युत क्षेत्र। ओके, तो ये इसकी रेडियस होगी इस रिंग की, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, देखो पूरे को तो हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से सेगमेंट को, जब यहाँ पे इस छोटे से सेगमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ऐसे ही छोटे 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 सारे सेगमेंट के कारण यहाँ पर निकल जाएगी। जब एक के कारण यहाँ पर निकल जाएगी, फिर छोटे छोटे सेगमेंट इसमें बहुत सारे हैं, उन सब के द्वारा भी निकल सकती है, क्योंकि हम फिर क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन, समाकलन कर देंगे, तो हम पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले इसके कारण देखो यहाँ पे कितनी है, तो देखते हैं। चलो इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा नहीं है, बल्कि इतना माइनर, ये इतना कि हम देख नहीं सकते, इतना छोटा सा सेगमेंट है। तो हम इसे पॉइंट चार्ज की तरह सोच सकते हैं, ये एक पॉइंट चार्ज है, बहुत ही छोटा है, माइनर,
तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं इसको। तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हम अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं दो चार्जों के बीच। यहाँ पे एक हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में हम आर डिस्टेंस पे हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बता सकते हैं हम, हैं। तो वो कितनी होगी, वो होगी ई इक्वल क्या होता है 1/4πε0। अगर ये वैक्यूम में रखा है ये होगा dq/, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r²। तो इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे को हम कह सकते हैं k, नहीं कह सकते k भाई, k कह सकते हैं k। तो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। एक छोटे से सेगमेंट के कारण, इस सेगमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुई, इतनी हुई, यही तो होगी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी इस तरफ। भाई ये प्लस का है, तो प्लस है ना, सारा प्लस है, तो यहाँ पे एक प्लस की तुम ये इमेजिन करो, तो ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रेपल फोर्स। तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ फोर्स लगता है, तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। तो ये हो गया हमारा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपने वेक्टर के चैप्टर पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसे दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। यानी अगर कोई वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो इस तरफ मान लो थीटा एंगल पे, तो ये होगा जिधर थीटा लगा हुआ ये होगा ए कोस थीटा, और इसका वर्टिकल होगा ये ए साइन थीटा। ये सब वेक्टर के चैप्टर में था। ये इसका क्षैतिज घटक, ये इसका ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज घटक और वर्टिकल का मतलब है ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल ए एस है, ये हो गया ई कोस थीटा। कैसे, अगर ये थीटा पे एंगल पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अपोजिट एंगल ये भी थीटा ही होगा, तो जिधर थीटा लगेगा ये होगा ई कोस थीटा। और इसका जो ये होगा वर्टिकल, ये होगा हमारा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। समझ में आया, जिधर थीटा होगा वो ई कोस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होगा उसे लिखेंगे ई साइन थीटा। कैसे लिखते हैं आप इस बात को समझ लो। देखो जैसे ये है, मैं इसको थोड़ा जूम करके बनाता हूँ। जैसे ये हो गया, ये और ये, ठीक है, ये थीटा होगा, इसको यहाँ से मिलाओ ऐसे, ठीक है। अब जरा देखो, ये वाली कोई वैल्यू लगते हैं ए बी सी। अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है और ये हमारा ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसकी हमने ये मान ली, हमने ई हो गई, तो ई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये वैल्यू निकालनी है तो ये क्या है इसका, भाइयों एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस, और ये क्या है बेस। यानी ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो अगर इन दोनों में रिलेशन देखें तो क्या होगा, ये आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल क्या होगा ए बी अपॉन ए सी कितना है ई। और अगर ये ए बी साइड हम निकाल लेंगे तो कैसा हो जाएगा ए बी इक्वल ई कोस थीटा। तो इसी तरह तो हमने लिखा ये वाली साइड क्या होगी ई कोस थीटा। ऐसे ये वाली साइड कैसे निकाल लोगे, ये देखो, अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। अगर ये वाला है तो इन दोनों में रिलेशन देखो, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी अगर ये डी मान लो, ये होगा ए डी अपॉन ए सी इक्वल क्या होता है साइन थीटा, भाई लंब बटा कर्ण। तो अगर ये ए डी निकाल लेंगे तो ए डी की इक्वल क्या हो जाएगा ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा, यानी ए सी
साइन थीटा। ए सी कितना है यहाँ ई, तो लिख सकते हैं ई साइन थीटा। तो इसी तरीके से हमने ये वाली जो साइड लिखी उसको लिखा हमने ई साइन थीटा। ठीक है, समझ में आई बात। ये वाली जो है क्लास 11th की चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करी ताकि आपको क्लियर होगा चले। ठीक है, तो इसको हम इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया ई कोस थीटा, एक होगा ई साइन थीटा। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे ये सेगमेंट है बिल्कुल सामने इसके यहाँ भी तो ऐसा ही सेगमेंट होगा, यहाँ पर भी तो इसके ऐसा ही सेगमेंट होगा, इसके जस्ट सामने। अगर उसके द्वारा देखें तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गया, ये मैं इसे डॉट करके बना रहा फिलहाल, ये ई एस है। तो इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजेंटल और एक क्या होगा वर्टिकल। वर्टिकल कैसा होगा, ऐसे। तो क्योंकि इसमें यहाँ पे थीटा है अगर, तो इसके सामने वाला ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा इसका थीटा। तो जब थीटा होगा तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा ई कोस थीटा। ई कोस थीटा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस तरफ यानी ऊपर ई साइन थीटा। ऐसे ही तो होगा। अब आप ये देखते हो कि अगर ये सेगमेंट है इसके जस्ट सामने वाला इस सेगमेंट के द्वारा भी यहाँ पे ई कोस थीटा उसका हॉरिजेंटल, और इस वाले का भी हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज घटक, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही आ रही है। देखो इसके द्वारा भी इधर है और इसके द्वारा भी इसका क्षैतिज घटक इधर ही है, लेकिन दोनों के द्वारा यानी इस सेगमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट ये ई साइन थीटा और इसके द्वारा वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट होने के कारण ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इसमें से माइनस होगा, ख़त्म हो गई, यानी ये इसको काट देगा, इसकी वैल्यू क्या होगी कट जाएगी। लेकिन क्योंकि ये जो दो ई कोस थीटा इसका हॉरिजॉन्टल और इस वाले का हॉरिजॉन्टल दोनों की डायरेक्शन इसी तरफ है, तो इसी तरफ होने के कारण ये दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में रहे हो क्या बात कह रहा हूँ मैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में होगी तो वो क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, और दो वेक्टर क्वांटिटी एक अपोजिट होंगी वो क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। ये रूल होता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ऐसा ही सेगमेंट होगा यहाँ पर, और उसके अपोजिट बिल्कुल यहाँ पर उसके द्वारा भी ऐसा ही सेगमेंट होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक सेगमेंट होगा, उसके अपोजिट यहाँ पे एक सेगमेंट होगा, यहाँ पे एक सेगमेंट होगा, उसका अपोजिट यहाँ पे एक सेगमेंट होगा। तो सबके जो सेगमेंट हैं उनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो इधर ही आएंगे, लेकिन उनके वर्टिकल कंपोनेंट वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। देखो जैसा क्या मैं एक बार और बता, इसे मिटा देता हूँ, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बताया था। सिर्फ यहाँ देखो, ये थोड़ा समझने पर फोकस करो, क्योंकि समझने का ही सबसे बड़ा इसमें काम है। देखो ये मैं यहाँ पे इसको हटा दिया, सिर्फ ये समझाने के लिए था, बस सिर्फ इतना ही बनाना है हमको। देखो इस कंपोनेंट का हम समझ गए कि ये एक दूसरे को इन्हें कैंसिल कर दिया। अब कोई और कंपोनेंट लेते हैं। देखो जैसे ये वाला कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट हमने यहाँ लिया, ये इस तरह से, तो यहाँ से क्या बनेगा ऐसे एक डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे ये देखो, जैसे इसको मैं यहाँ पे बना दिया मैंने, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट ए ऐसा है, उसका ये ऐसा गया, इसका हॉरिजेंटल ऐसा और वर्टिकल ऐसा, इसका अपोजिट यहाँ ये क्या होगा, ये अगर ई था ये ई कोस थीटा होगा, और ये क्या होगा ई साइन थीटा। और अगर ये वाला कंपोनेंट तो इसका हॉरिजेंटल तो इसी तरफ बनेगा तो ई कोस थीटा, लेकिन इसका इस वाले का इसका हॉरिजेंटल तो इधर ही बनेगा ई कोस थीटा, और इसका वर्टिकल कहाँ बनेगा ऊपर, यानी ऐसे ई साइन थीटा। ऐसे ही तो होगा। तो इस तरह से देखो, मैं आपको एक थोड़ा कोई पहिया देखता हूँ, मैं उसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुको आप, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। मैं कोई
कोशिश करता हूँ कि कोई बताएंगे। देखो जैसा ये है, ये रिंग ये है, ये मान लो आप, ये रिंग ठीक है, ये रिंग है, आप ये गोल है बिल्कुल, ये ऐसा मानो, यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं है, गोल है। देखो अब इसके द्वारा ये इतने डिस्टेंस पे, ये इसका एक्सिस है, इस पॉइंट पी पे यहाँ पे निकालना। अब देखो जरा, आपको ये थोड़ा फील करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो ये है, ठीक है, अब ऐसा कैसा करके दिखाया जा, छोटा है ना ये, ऐसे ऐसा, ठीक है। अब देखो अगर इसके किसी भी सेगमेंट, मान लो यहाँ से एक सेगमेंट लिया ऐसा, सोचो जरा, एक सेगमेंट लिया ऐसा, तो इसका ई तो इधर हो गया, उसका हॉरिजेंटल कैसा होगा, ऐसा है, और उसका वर्टिकल कैसा होगा, ऐसे। अगर हम इधर से ले रहे हैं, ध्यान दोगे, देखो भाई देखो, इसे सोचो थोड़ा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, अगर इधर का लेंगे तो ऐसे है, एक देखो ये ऐसा है, ठीक है। अगर इसका ये इस पॉइंट पे ये ऐसा है, इस पॉइंट पे, और अगर इधर से ये वाला सेगमेंट लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन ई की क्या होगी, इस तरफ यूं, ठीक है। तो इस वाले का जब ऐसे लेंगे हम, ये इस तरह से ये, तो उसकी डायरेक्शन कैसा होगी, ऐसे। तो उसका हॉरिजेंटल कैसा होगा, यूं, और वर्टिकल कैसा होगा, ऐसे वाले का, इस वाले का। अच्छा इधर वाले का लो, बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाला ये, वो ऐसा होगा यूं। तो इसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे बताओ, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे कैसे, कैसे बनेंगे, जैसा ये ऐसे जा रही है तो इसके एक कंपोनेंट तो ऐसे और एक नीचे को। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे बना था, ऊपर, और इस इधर की तरफ का वर्टिकल कंपोनेंट कैसे बना, नीचे। तो दोनों ऑपोजिट होने कैंसिल हो गए नहीं, लेकिन जो हॉरिजेंटल है वो यहाँ पर इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अगर आप ये देखो कि इसका कोई भी सेगमेंट लो, यहाँ, उनके सबके जो क्षैतिज घटक हैं वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन उनके वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, यानी इसका वर्टिकल और इसका वर्टिकल एक दूसरे के अपोजिट। ये सेगमेंट यहाँ लोगे तो इसका जो हॉरिजेंटल आएगा और इस वाले का जो हॉरिजेंटल वो एक डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन वर्टिकल उसके अपोजिट ही आएंगे। अगर आप ये थोड़ा फील करो इसको, तो ये ऐसे ही होगा, समझ में आई बात। तो इस तरीके से जब हम ये निकालेंगे तो फिर होगा क्या। अब यहाँ देखो जरा, अब इसको जरा सोचो यार। अब इसके कारण, इस सेगमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये होगी हमारी E इक्वल के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होगी भाई, यही तो होगी। ये इस तरह से तो E निकालते हैं या नहीं निकालते, ठीक है। अच्छा अब इस तरह से यहाँ एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, बहुत सारे सेगमेंट भरे पड़े हैं इसमें, तो अनंत इनफाइनाइट सेगमेंट। तो सबके कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी, तीसरे के कारण भी इतनी ही, सबके कारण इतनी, तो टोटल नेट फील्ड कितनी आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी यहाँ। तो टोटल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, टोटल निकालने के लिए हम करेंगे E, इस वाली को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यह था E इक्वल के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल अगर नेट निकाल लेंगे यहाँ पर तो वो कैसा आएगी, अब यहाँ से शुरू करते हैं, वो होगी E नेट इक्वल, ठीक है, समाकलन E कोस थीटा। अब आप कहोगे कैसे सर, देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी, इस पॉइंट पर निकालनी, सबका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या,
बचेगा उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, सभी सेगमेंट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही बचेगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण ही सारे, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसका 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 सबका हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो सबके हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ जोड़ का नहीं, पता नहीं कितने यहाँ सेगमेंट है, तो सबको जोड़ते फिरेंगे। तो फिजिक्स में हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन, यानी ई कोस थीटा, सारे ये सारों का इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ई कोस थीटा समाकलन। इसका मतलब यह हो कि सारे के सारे जितने भी यहाँ पे सेगमेंट है सबके द्वारा यहाँ टोटल जब नेट निकाल लेंगे तो सबका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसका हम क्या कर देंगे, ई कोस यानी इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ये रूल है, ये नियम है, जान लो। आपको थोड़ा मैथ अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जरूर जानते हो, ठीक है। तो करते हैं इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई इक्वल के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई नेट कितना हो गया बताओ, ई नेट इक्वल ये हो जाएगा समाकलन ई कोस थीटा, यहाँ ई कोस थीटा के कारण है, ई की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो कितनी हो जाएगी ये, ई की वैल्यू होगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। अब इसमें से देखो, समाकलन करना जानते हो, इंटीग्रेशन करना जानते हो ना, नहीं जानते तो आपको वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कांस्टेंट देखो क्या है, के तो इसमें कांस्टेंट है, पहले ही पता 1/4πε0 कांस्टेंट होता है। तो जो इसमें कांस्टेंट है सबको बाहर कर लेंगे, तो के कांस्टेंट है, इसको भी बाहर। आर क्या कांस्टेंट है इसमें, ये आर कौन सा है, ये वाला, क्या ये कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल है। कैसे देखो, इस वाले रिंग को ऐसे रख लो आप, देखो, और इसके सेंटर से यहाँ पर, इस पॉइंट पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। भाई जो पहले ऐसे रखा था ना, मैंने अभी समझाने के लिए आपको ऐसा कर दिया। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पी पर निकालनी। तो अगर ये वाला सेगमेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये वाली आर, यही तो है आर। भाई क्या था, ये ऐसा था ना, और ये ऐसा था ना, ये ऐसा, ये इस तरह से, ये यूँ था, ये यूँ, तो यही तो थी ये सेगमेंट लोगे, तो ये आर थी नहीं। अब मैंने इसको ऐसा कर लिया, तो ये क्या थी, ये आर, यही तो आर हुई। तो यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है, इस सेगमेंट के द्वारा जो डिस्टेंस है, इधर इस सेगमेंट के द्वारा जो डिस्टेंस, ये सब इक्वल नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये जो आर है, ये आर, ये आर, ये आर, ये सब आर जो क्या होंगी, आर कांस्टेंट रहेगी नहीं। तो इसका मतलब आर भी क्या है, इसका कांस्टेंट है, यानी आर भी कांस्टेंट है, आर के भी कांस्टेंट है। क्या थीटा कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल है, देखो कांस्टेंट रहेगा थीटा। देखो ये ऐसे है, यहाँ से ये, यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, ये यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, ये वाला, ये थीटा थीटा थीटा, सब जगह थीटा एक जैसा रहेगा, समान रहेगा। तो थीटा भी क्या है इसमें, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट को हम बाहर कर लो, यानी ये हो जाएगा के कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है, डी क्यू। अब ये छोटा सा चार्ज सारे डी क्यू मिला के कितना बन गया, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। तो डी क्यू मिला के पूरा क्यू हो जाएगा ये। यानी अगर डी क्यू का हम समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा क्यू। समाकलन करना आता है ना, समाकलन नहीं आता तो कमेंट करके बताना। तो ये आ जाएगा क्यू, यानी क्यू, ये होगा ई नेट, ठीक है। के कोस थीटा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं और अच्छा लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, यानी ये हो जाएगा हमारा ई नेट इक्वल के, ये होगा क्यू, ये होगा कोस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। यानी इस पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन इसे और आगे करेंगे हम, कैसे करेंगे इससे आगे, पहले आप इतना उतारो जल्दी फटाफट, या स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से उतारना, ऐसे चित्र बनाओ, ऐसे बनाना, डायरेक्ट शुरू करो, कोई लिखना नहीं। अब जरा देखो, हमें सेंटर एक्सिस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जब एक्सिस पे निकालना है तो ये जो आर है इसको हम एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी एक्स की आर को हटा के एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी सेंटर पे तो निकालना हमें, एक्सिस पे तो निकालना, तो हम आर को हटा के यहाँ पे एक्स की फॉर्म में लाएंगे। इसी तरीके से सबका थीटा 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 सबका मिला के उसको भी बदल कर क्या लेकर आएंगे हम, एक्स की फॉर्म में। तो इसका मतलब आर और थीटा को हटा के हम एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे। देखो कैसा आएगा, उतर गया, चलो उतर गया। तो मैं ऐसा आगे करता हूँ, आगे करता हूँ, मिटा दूँ, ओके। देखो अब कैसा होगा, ये हो जाएगा हमारा ई नेट इक्वल के क्यू कोस थीटा। ये थीटा देखो, कोस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, नहीं हो जाएगा सर? अच्छा, इस हमने थीटा को कैन यहाँ से हटा कर एक्स की फॉर्म में लिया है। अब इस आर को भी हटाओ, आर निकाल लेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में आर निकाल लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ये आर निकाल लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और रूट न लिखा के हम लिखेंगे 1/2, 1/2, और इसकी भी पावर 3, ये वाला। भाई ये कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो ना, ये स्क्वायर इक्वल, अगर ये निकाल लेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब आर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रूट ना लगा के हमने क्या कर दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे तो लिखा 1/2, और ये 3 पहले ही है, 3 तो कितना होगा टोटल, 3/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ई नेट। ये हो गया हमारा इसकी एक्सिस पर, इसकी जो एक्सिस है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी, वो इतनी होगी। तो यहाँ तक इसकी डेरिवेशन हुई, इसको उतार लो फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब इसके कुछ केस हैं, तो हेडिंग यहाँ तक उतर गया आपका, ठीक है। तो हेडिंग इसका पहला केस लिखेंगे, यानी इसका केस होगा हमारा केस नंबर 1। क्या केस होगा, देखो अगर इस x को मैं हटा कर 0 कर दूं, तो 0 करने का मतलब है x को ये पॉइंट, ये P पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी बिल्कुल इसके इस जो रिंग है इसके सेंटर पर आ जाएगा, यानी x को अगर 0 कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू टेंड्स टू 0, यानी x की वैल्यू अगर 0 कर दूँ, मैं x को क्या कर दूँ 0, तो जब 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, केस नंबर 2, यानी कहने का मतलब है कि इसके सेंटर पर जो रिंग होता है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर ये एक्स पॉइंट को 0 कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो 0 होगी। दूसरी चीज़, अगर इसको एक्स को मैं बहुत दूर ले जाऊँ, इनफाइनाइट अनंत पर ले जाऊँ, अनंत, यानी एक्स की वैल्यू
अगर मैं इनफाइनाइट ले जाऊँ, अनंत पे ले जाऊँ, तब क्या होगा? यहाँ अनंत इनफाइनाइट रखेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा? 0। यानी ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब भी 0। यानी सेंटर पे भी 0 और बहुत दूर इनफाइनाइट पे भी 0। यानी इस रिंग के जो सेंटर है यहाँ पर भी 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत दूर जाएंगे तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इसका मतलब यहाँ भी 0, वहाँ भी 0, तो इसका मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं मैक्सिमम है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है? मैक्सिमम। तो वो जो केस थर्ड है वो इसकी मैक्सिमम पोजीशन को शो करेगा, तो वो भी हमें फाइंड करनी है कि इसकी मैक्सिमम आखिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ निकाली है वो किस पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से लेकर कितनी डिस्टेंस पर ई जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो केस थर्ड को यहाँ पर आप ऐसा लिख लो, इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि ये याद रहे। आपने तो उतार लिया होगा, मैंने नहीं उतारा है क्योंकि मैं तो इसको कर ही रहा हूँ। ठीक है ना भाई? ए एस है 3/2 ऐसा। ठीक है, ओके। अब देखो इसका केस थर्ड क्या है? तो केस थर्ड के लिए हेडिंग सा है ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम यानी ई मैक्सिमम किस जगह होगा? तो देखो किस जगह होगा ई मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारी? ये हेडिंग हो गई, केस थर्ड भी हो गए। केस थर्ड, इसका केस थर्ड भी हो गए। ठीक है ना? ई मैक्सिमम, केस थर्ड मैक्सिमम की पोजीशन शायद हम अलग निकाल देते हैं। मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम की अलग ही निकाल के दिखाएंगे इसमें। थोड़ा केस थर्ड ही डाल रहा हूँ, थोड़ा केस थर्ड। ठीक है, अब देखो पहली केस में क्या लिया हमने? पहले केस में लिया हमने कि x की वैल्यू 0 ली। दूसरे केस में क्या लिया? x की वैल्यू इनफाइनाइट ली। तीसरे केस में क्या लिया? x की वैल्यू यानी ये वैल्यू इस r से बहुत बड़ी है। ऐसी मान लो बहुत दूर ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत दूर ले लेते हैं, तब क्या होगा? x की वैल्यू जब बहुत दूर, यानी यहाँ पे बहुत इनफाइनाइट ना कहकर बहुत दूर ले लेते हैं, तो ये जो r है इसकी, ये इस x के मुकाबले में क्या होगी? बहुत छोटी हो जाएगी। x की वैल्यू अगर बहुत दूर ले लो, 2-2.5-3 किलोमीटर दूर ले लो, इतनी x की वैल्यू, और r इसकी इतनी सी है, तो ये r की वैल्यू जो है x के मुकाबले में बहुत छोटी हो जाएगी ना उस समय। तो हम क्या करेंगे? जब r की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो यहाँ r की जगह हम 0 रख सकते हैं, फिर इसको छोड़ देंगे, यानी 0 मान लो इसको। तो तब क्या होगा ये फॉर्मूला? तब ये ऐसा होगा ई नेट इक्वल के क्यू एक्स अपॉन, ये तो r तो 0 होगा, तो यानी r² है ना, ये होगा 3/2। ये तो 0 होगा यहाँ पे, ये कितना बचेगा? x की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x³ हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा ई नेट इक्वल के क्यू एक्स अपॉन x³, एक x से एक x कैंसिल, तो ई नेट कितना हो जाएगा? हो जाएगा KQ अपॉन x²। ठीक है, KQ अपॉन x², तब ये इतना हो जाएगा। ठीक है, उतार लो उसको भी। ये वाली लाइन उतारो और बस उसके जस्ट बाद ये इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू r से बड़ी है, यहाँ लिख लेंगे, तब r जो है वो 0 की मान सकते हैं, तब r बराबर 0, तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 3 केस देखे हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम मैक्सिमम, अब हम ये देखेंगे कि किस जगह
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किस पॉइंट पे, यहाँ भी जीरो थी, इनफाइनाइट पे भी जीरो थी, तो किस पॉइंट पे, यहाँ किस जगह पे जो है वो ई की वैल्यू मैक्सिमम भी तो होगी कहीं। तो अब हेडिंग डालो ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम हेडिंग। तो ई की वैल्यू मैक्सिमम किस जगह होगी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख सकता हूँ। क्यू पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम देखते हैं इसकी, हेडिंग डालो ई मैक्सिमम कितनी होगी, ई मैक्सिमम, ई मैक्स। देखो भाई ई नेट कितना था, अभी अभी हमारा निकाल पाया, ई बराबर के, यह हेडिंग डाला ई मैक्सिमम, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। अब जरा देखो, अगर ई की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो क्या करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा हुआ y इक्वल एक्स, अगर y की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो क्या करना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ये फॉर्मूला, ये रूल है, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ पे ई मैक्स लाना है, ई मैक्स लाना है, ई मैक्स यानी ई मैक्स के लिए, ई मैक्स के लिए जो होगा वो डी ई अपॉन डी एक्स वो 0 होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए। ये है कि ई मैक्सिमम तभी होगा जब डी ई अपॉन डी एक्स बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या है, डी ई अपॉन डी एक्स का मतलब यह है कि इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी अवकलन करना पड़ेगा डी ई। तो जो मैथ के बच्चे हैं उनको अवकलन डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरह आता है, जो बायो के बच्चे हैं उनको भी आ जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा मैथ। तो अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना है, एक डिफ्रेंशिएशन के ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। हम आपके लिए, हम कहते हैं हर बार हैं कि ये बना दी जाएगी, जब तुम में से कोई कमेंट ही नहीं करता है कि ये सब चीज़ बतानी है, तो आप पहले एक्सपर्ट हो तो हम क्यों बना के अपना समय बर्बाद करें उस चीज़ के लिए, ठीक है। नहीं तो ये होना पड़ेगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो कैसे करें। तो ये लाइनें उतारो जरा, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम करते हैं, ये हो गया डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल इस सारे का डिफ्रेंशिएशन, यानी डी ई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा के क्यू एक्स इंटू, ये है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, 3/2। क्योंकि इसको हम क्या करिए, प्लस में तो ऊपर ले जाकर हमने क्या कर दी है माइनस की, तो हम सिर्फ ऐसे एक फॉर्मूला इस तरह से कर लिया हमने, इसको ऐसे उतार लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते क्या है, इसमें कांस्टेंट के कांस्टेंट है इसमें, है ना, क्यू कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू, क्या बच जाएगा डी अपॉन डी एक्स और एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, यहाँ तक, ठीक है। डी ई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू अगर ई मैक्सिमम के लिए, अगर ई मैक्सिमम निकालना यानी कितने डिस्टेंस पे ई मैक्सिमम होगा, उसमें ये वैल्यू हम 0 रखेंगे, उसके लिए शर्त है, तो ये वैल्यू क्या कर देंगे हम यहाँ 0, तो ये हो गया हमारा, ऐसा होगा। अब जरा देखो, क्या हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना जानते हो, क्या कर सकते हो 0, इसको इधर ला कर 0 करो, यहाँ पर ये 0, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इक्वल 0। यहाँ तक उतारो पहला आप। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन एक मैथ पढ़ेंगे, यहाँ पे इसे उतारो फटाफट या स्क्रीन शॉट लो, हो गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर मैं, ठीक है, ओके। अब हम इसके ई मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कर दूं प्यारे बच्चों, ओके। अब यहाँ से रहा, अब यहाँ से हम करते हैं इसका मैथ,
मैं इस लाइन को यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी डी अपॉन डी एक्स। देखो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इक्वल 0। ये वाली लाइन है। अब इसको करते हैं। देखो आपने अवकलन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप यानी कैसे है, फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखेंगे x इंटू सेकेंड स्टेप का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस फॉर्मूले में। फिर सेकंड स्टेप यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू फर्स्ट स्टेप का डिफ्रेंशिएशन यानी डी एक्स इंटू एक्स, और इक्वल कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब करो। देखो ये हो गया x इंटू, अच्छा इसका कैसे करेंगे हम, ये आपको करना आना चाहिए। इस पूरे को t मान लो, t, इस पूरे को या x मान लो या t मान लो, तो t की पावर -3/2, तो -3/2 क्या आएगा इधर -3/2, ऐसा आ गया। -3/2 इंटू ये यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, इसमें से एक माइनस करेंगे, -3/2 में से -1 तो -5/2। ठीक है, इंटू अब जिसको t मानना इसका फिर करेंगे, यानी इसको फिर करेंगे, तो इसका क्या होगा, इसका 0, इसका क्या होगा 2x। भाई देखो थोड़ा मैथ का है, और ये अगर नहीं समझ में, आपको समझ जाना चाहिए मैथ अगर आपने थोड़ी पढ़ी होगी। फिर सेकंड स्टेप ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, और x का क्या होता है 1 इक्वल 0। अगर ये मुझे कमेंट करके बोल दोगे तो यहाँ से मैं अलग वीडियो में इसको खोल कर बताऊँगा। और ठीक है, तो इसको कर लगे, ये कैसा हो जाएगा जरा देखो कितना हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 -3x स्क्वायर, तो ये जाएगा -3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2 प्लस ये तो 1 की ऐसी हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इक्वल 0, ऐसा हो जाएगा। प्लस वाले को पहले रख लो, उसको ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, माइनस वाले को यहाँ रख लो 3x स्क्वायर, ऐसा कर रह लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 इक्वल 0, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लो, कॉमन को, छोटा ये है या ये है, ये छोटा है तो इसको कॉमन लो, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लिया तो इससे इसे डिवाइड करेंगे, तो माइनस की पावर ऊपर जाकर प्लस की बन जाएगी, तो 5 में से 3 गए 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर इक्वल 0। अब क्या करो, इसको इधर लगा 0, यानी ये 0। भाई देखो इसमें ये पोर्शन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम 0 के बराबर नहीं रख सकते, लेकिन हाँ इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। इसको 0 के बराबर क्यों नहीं रख सकते भाई, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो r भी 0 लेंगे,
और आर जीरो लेंगे तो रिंग तो ख़त्म हो जाएंगे ना। जब किसी की आर की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, उसकी रेडियस ही जीरो है तो इसका मतलब रिंग है ही नहीं कुछ भी। तो ये तो जीरो नहीं बराबर रखेंगे, हाँ ये जीरो के बराबर रख सकते हैं। तो आप ऐसे करो, ये इसे छोड़ो, ये जीरो के बराबर रखो। यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल जीरो। ये लाइन अगर नहीं आ रही होगी बोर्ड में तो आप पहले यहाँ तक उतारो, फिर मैं और करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इसे रफ कर दूँ मैं, या चलो उसे ऊपर ही कर रहे, इसे मिटा दूँ। ओके, अब इसमें से हमने इसको जीरो के बराबर रखा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल जीरो। कैलकुलेट करो, 3 में से 1 गया 2, यानी आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल जीरो। और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर